हेलो एवरीवन। तो हमने मतलब 2020 और 2019 के पेपर को डिस्कस किया था। तो उसके हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए, एमएसक्यू, एनएटी, एमसीक्यूज। उनमें हमारे पास 3 क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, 2020 के थे क्वेश्चन नंबर 30 और 60, और 2019 का था क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वाले वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 60। ओके, सो वी आर हैविंग द क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि कोई नॉर्मल पॉपुलेशन थी जिसके पैरामीटर से थीटा कोमा 1। ठीक है, अब थीटा क्या हो गया यहाँ पे, मीन। ओके, और थीटा बिलोंगिंग फ्रॉम रियल लाइन। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस दे रखी है कि एच नोट दे रखा था थीटा इक्वल टू 0 वर्सेज एच वन दैट इक्वल टू थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को अगर हम आगे नहीं पढ़ते हैं, हम पहले सारी चीजों को समझेंगे और समझ के करेंगे कि करना क्या होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है हमें कि उसको समझ के हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली छोड़ा था, इसका मतलब इसके पीछे कोई रीजनिंग थी। तो वो रीजनिंग यही थी कि पिछले क्वेश्चंस में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ हो जाएगा, इसमें क्या है तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी हो जाएगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसने बोला नॉर्मल पॉपुलेशन थीटा कोमा 1, उसके बाद बोला हाइपोथेसिस थीटा इक्वल टू 0 वर्सेस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इतना पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि इसमें एलआर टेस्ट लगेगा। ठीक है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगेगा, क्योंकि अपने पास हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इक्वल टू 0.617। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्फा होता क्या है। ठीक है, अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इज बेसिकली टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नोट अंडर एच नोट, कि एच नोट था उसके बाद भी हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया, उसको हम अल्फा बोलते हैं, और वी कैन से टाइप 1 एरर। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करनी है हमें, क्वेश्चन में कुछ इतना गिवन था। उसके बाद इसने बोला पावर बताओ एट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता था, पावर का मतलब होता था किसी हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे जब वो गलत थी। ठीक है, गलत चीज को गलत बोल देना इस पावर। तो हमें पावर निकालनी है, तो इसका मतलब इसने बोला कि थीटा इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो ऑब्वियस है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 1 ले लेंगे, दैट मींस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखना चाहें, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे इतना पढ़ के, मतलब ये कुछ नहीं बोलता तो भी समझ रहे थे कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगेगा। अब कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, कहाँ पे लगेगा, क्या 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 कितना सा बड़ा होता है। तो तुमने एलआर टेस्ट पढ़ा हुआ, तो वो काफी बड़ा सा लेंथी टाइप होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसको समझ के कुछ कुछ कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो तुमने लार्ज सैंपल थ्योरी पढ़ा होगा। ठीक है, लार्ज सैंपल थ्योरी, उसमें भी हमने टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो इन हाइपोथेसिस को देख के तुम एक चीज समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे है एच नोट है थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एच वन है थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर तुम इसको देखना चाहोगे तो उसका मतलब हमारे पास टू टेल टेस्ट होगा। ठीक है, टू टेल्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अगर हम इसका नॉर्मल कर्व बनेगा, ऊपर गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल कर्व अगर हम बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा नॉर्मल कर्व। तो अगर टू टेल्ड की बात कर रहा हूं मैं, दैट मीन्स हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जेड अल्फा बाई टू, इसके राइट में प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा माइनस जेड अल्फा बाई टू, उसके लेफ्ट में होगी अल्फा बाई टू। तो बस उसके ऊपर हम काम करेंगे, एलआर टेस्ट का यूज ही नहीं करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट उसका थोड़ा बहुत रोल रखेंगे। इसने अल्फा दे रखा है उसका यूज करेंगे और हम सोल्व कर देंगे। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग करके कुछ लिखा हुआ है कि हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन थी, एच नोट कुछ ये गिवन था, एच वन कुछ ये गिवन था, लाइक थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, अब टू टेल्ड होगा तो इसका ग्राफ हमने देखा होगा कि कुछ ऐसा बनता था कि हमारे पास यहाँ पे अगर जेड अल्फा बाई टू क्रिटिकल वैल्यू कुछ ये मिलेगी, तो उसके राइट में प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा बाई टू। सिमिलरली माइनस जेड अल्फा बाई टू मिलेगा, उसके लेफ्ट में अल्फा बाई टू। ठीक है, तो थिंग इज यहाँ पे टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, जेड टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हें जेड स्टेटिस्टिक डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास पॉपुलेशन कुछ ये थी, लाइक नॉर्मल थीटा कोमा 1, तो इसमें जेड स्टेटिस्टिक क्या बनेगा, जेड विल बी एक्स माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब अंडर एच नोट थीटा की वैल्यू थी 0, तो एच नोट के अंडर जो थीटा बनेगा, वी कैन से जेड बनेगा, वो बनेगा एक्स बाई 1, सो बेसिकली एक्स। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसके बाद हम कैसे काम करेंगे, हमें पता होता है टू टेल टेस्ट के लिए हम रिजेक्ट कर देंगे इफ जेड वैल्यू इज ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई टू, मतलब ये क्रिटिकल वैल्यू थी या तो इससे बड़ा हो या फिर माइनस जेड अल्फा बाई टू से छोटा हो। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके बारे में जो डिफाइन किया वो कर रखा है कि जेड इक्वल टू एक्स माइनस थीटा बाई 1। ठीक है, अल्फा क्या होता था, अल्फा के बारे में मैंने अभी बोला कि हमारा एक्स या फिर जो भी था वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा। अंडर एच नोट इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा होती थी, मतलब किसी एच नोट को हम रिजेक्ट करेंगे जब वो सही था। ठीक है, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नोट गिवन एच नोट, एच नोट सही होते हुए हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन एच नोट। अब यहाँ पे देखो ये सारी प्रोबेबिलिटी हो गई अल्फा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अल्फा क्या है, बेसिकली ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी।
और रिजेक्शन रीजन कौन सा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और माइनस ये नेगेटिव वाली टर्म से यहाँ तक का। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा हो गया, जो बीच में बच गया ये। ठीक है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अगर तुमने लार्ज सैंपल थ्योरी पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। तो मैंने इसको लिखा कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा, इसको मैंने कंपेयर किया। हम ये वाला पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन जेड अल्फा बाय 2। अगर हम ये वाली चीज देखते हैं, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू जेड बाय 2, अगर इसको कंपेयर करके देखें तो अगर मेरे पास जेड अल्फा बाय 2 कुछ यहाँ पे था, तो प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन जेड बाय 2, उसका मतलब ये जो जहाँ पे मैंने कुछ मार्क नहीं कर रखा, बिल्कुल प्लेन, और ये वाला मार्क, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये वाली सारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर पूरे कर्व के नीचे प्रोबेबिलिटी 1 थी, तो ये वाला पार्ट, सिर्फ ये शेडेड बार छोड़ देते हैं राइट साइड वाला, जितना उसके अलावा बच गया उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये हमें जेड वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन जेड अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा की वैल्यू दे रखी थी 0.617 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने सोल्व किया 1 माइनस 0.3085, इसको मैंने लिखा नहीं फाइनली, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने क्या किया, अल्फा बाय 2 किया, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई। कौन से वाली, ये वाली, जो यहाँ पे जितना भी बच गया जेड अल्फा बाय 2 से लेस देन जितना भी एरिया होगा वो सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यहाँ से अब ऊपर वैल्यूज गिवन थी कि जेड अल्फा बाय 2, उसकी वैल्यू अगर 0.5 होती है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, नीचे मैंने मे भी लिखा भी होगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आंसर आएगा 0.6918। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। तो उसको हमने सोल्व किया, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कि हमारे जेड अल्फा वैल्यू अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई। ओके, तो थिंग इज हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया, पहले इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमारे पास टू टेल टेस्ट था। ठीक है, तो टू टेल टेस्ट था, तो मैंने कुछ ग्राफ ऐसे बनाया, क्रिटिकल रीजन कुछ यहाँ पे बनेगा, जेड अल्फा बाय 2 ग्रेटर देन पार्ट वाला, और माइनस जेड अल्फा बाय 2 से छोटे वाला पार्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, अल्फा बाय 2 निकल लिया, सिमेट्रिक होता है, तो ये पार्ट हो गया अल्फा बाय 2, ये पार्ट भी अल्फा बाय 2। उसके बाद मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, सो दैट मैं रिजेक्शन रीजन डिफाइन कर सकूं, या तो इस पॉइंट से बड़ा होगा या फिर इसके नेगेटिव से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने 1 माइनस ये वाली प्रोबेबिलिटी की, तो हमारे पास सोल्व होके आ गया, हमारे पास जेड वैल्यू आ गई, दैट थिंग इज 0.5। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिकल रीजन की। अभी हमने देखा है क्रिटिकल रीजन कौन सा होगा, या तो वैल्यू जेड अल्फा बाय 2 से बड़ी या फिर माइनस जेड अल्फा बाय 2 से छोटी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो हमने क्रिटिकल रीजन कुछ ऐसे डिफाइन किया। ओके, उसके बाद देखो, अब पावर के लिए हमें कौन सी एच नोट लेनी होती है, एच नोट लेंगे या फिर एच वन लेंगे। तो क्रिटिकल रीजन के लिए तो कुछ ही होगी, क्रिटिकल रीजन एच नोट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते थे। ठीक है, तो कुछ मैंने ऐसे किया कि जेड वैल्यू कुछ मेरे पास ही होगी x माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 फॉर क्रिटिकल रीजन। उसके बाद पावर क्या होती थी, रिजेक्ट एच नोट गिवन एच वन। इसने बोला कि एच नोट सही थी, मतलब एच नोट गलत थी, तब हमने उसको रिजेक्ट किया। सो प्रोबेबिलिटी दैट जेड बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन गिवन थीटा इक्वल टू 1, ये थीटा 1 था, उस केस में ये वाला रिजेक्शन रीजन में आएगा। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व किया, तो ग्रेटर देन 0.5 था, इधर लेस देन माइनस 0.5 था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस 0.5 टू 0.5 गिवन थीटा इक्वल टू 1। अब एच नोट के अंडर हमने अभी पढ़ा, एच नोट के अंडर क्रिटिकल रीजन डिफाइन हुआ था, तो वहां पे थीटा की वैल्यू 0 थी। ओके, तो हमने इसको x लिखा, प्रोबेबिलिटी जेड को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, हमें पीछे अभी भी दिख क्या है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी माइनस 0.5 लेस देन x लेस देन 0.5 गिवन थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मेरे पास पॉपुलेशन थी x बिलोंग टू सम थीटा कोमा 1, अब थीटा की वैल्यू भी 1 होगी, तो यहाँ पे इस थीटा के रेस्पेक्ट में मैंने फिर से इसको स्टैंडर्ड बनाया, तो मैंने क्या किया, -1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। तो -1 जैसे ही करेंगे तो ये बन गया -0.5 -1 लेस देन इक्वल टू x -1 लेस देन इक्वल टू 0.5 -1 थीटा इक्वल टू 1 के अंडर। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास z हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, ये वैल्यू सोल्व होकर -1.5 होगी, ये वैल्यू 0.05 होगी। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स के बीच की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते थे, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, उसका यूज करेंगे। सो 1 माइनस फाई ऑफ माइनस 0.5 माइनस फाई ऑफ माइनस 1.5। ओके, ये वैल्यूज हमें कुछ गिवन थी, इनसे हमने कंपेयर किया और हमने फाइनल सॉल्यूशन लिखा कुछ ऐसे। मैंने देखो सोल्व करके कुछ यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, फाई ऑफ माइनस 1.5 माइनस करना था किससे, फाई ऑफ 0.5 से। दैट मीन्स माइनस 1.5 कुछ यहाँ पे रहोगा, माइनस 0.5 कुछ यहाँ पे रहोगा। हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी से इसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इनके बीच का एरिया। अब हमें पता होता है कि जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी जितनी होगी वो ये वाली प्रोबेबिलिटी भी होगी 0.5 से लेके 1.5 तक। तो मैंने इनको रिप्लेस कर दिया, कि इस पूरे सॉल्यूशन को मैंने रिप्लेस किया फाई ऑफ 1.5 माइनस फाई ऑफ 0.5, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा।
ठीक है, तो इसका हमने सोल्व किया तो फाइनल रिजल्ट आ गया 0.75। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन था जिसमें हमने लार्ज सैंपल थ्योरी का यूज किया, टू टेल टेस्ट का यूज किया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई की कि हमारे पास अल्फा होता क्या है, बस अल्फा का यूज किया है और कुछ नहीं किया हमने। जो अल्फा होता है उसका यूज किया और टू टेल टेस्ट का यूज किया। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब बात करते हैं तुक्का मारने पे कि काफी होते हैं कि सॉल्यूशन नहीं हुआ भाई, मेरे से कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है। अब देखो, तुक्के मारने के लिए दो बंदे मेरे पास में बैठे हैं, एक मैं हूं, एक और मेरे साथ कोई बंदा है। हम दोनों इस क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं, मुझे भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता। मेरे को पता है कि पावर होती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, 1 से ऊपर तो जाएगी नहीं, 0 और 1 के बीच में कहीं पे पावर होगी, क्योंकि बेसिकली पावर क्या होता है, 1 माइनस बीटा, बीटा एक प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। अब थिंग इज, मैं अगर तुक्का मारना चाह रहा हूँ तो मैं तुक्का मारूंगा 0.4, 0.5, 0.7, कुछ भी तुक्का मार सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ में बैठा है उसको एक चीज याद है, उसको एक चीज पता है कि जो हमारे पास एलआर टेस्ट होता है वो अनबायस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला जो एलआर टेस्ट होता है वो अनबायस्ड टेस्ट होता है। अनबायस्ड का मतलब होता है कि उसकी पावर उसके अल्फा से बड़ी होगी। दैट मीन्स पावर इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अब मैं तुक्का मार रहा था 0 से लेके 1 के बीच में। अब मेरे साथ वाला बंदा जो बैठा है वो तुक्का मार रहा होगा पावर से मतलब अल्फा से बड़ी वैल्यू। अल्फा थी 0.617, तो वो तुक्का मारेगा 0.7 से स्टार्ट करके, 0.7 से लेके 0.9 तक, कुछ ऐसे तुक्का मारेगा। तो थिंग इज, अगर तुम्हें बेसिक चीजें पता है थोड़ी बहुत, तो अगर तुम सोल्व नहीं भी कर पा रहे तो जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे तुम तुक्का मार सकते हो, अगर थोड़ी बहुत चीजें याद है तो। ठीक है, अब अगर मैं तुक्का मार रहा था तो मेरा तुक्का था 0.4, तो मेरा तुक्का लगने के चांस बहुत कम थे क्योंकि मेरी रेंज बहुत बड़ी थी। अब जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है कि अनबायस्ड होता है, अनबायस्ड का मतलब पावर ग्रेटर देन अल्फा, तो वो तुक्का मारेगा 0.6 से लेके 0.7 से लेके, ठीक है, 0.7 से लेके 0.9 तक। तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है तुक्का लगने की। ठीक है, ये मतलब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन कुछ ये था जो मैंने अभी समझाया। ये बस एक तुक्का मारने की ट्रिक थी कि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आई होप सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन नहीं समझ में आया होगा तो एक ये बात जो मैंने अभी बोली कि अनबायस होता है, अनबायस का मतलब पावर इज ग्रेटर देन अल्फा, ये याद रखना है। कहीं पे यूज हो सकता है, तुक्का मारने में भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब तुक्का मारने की एक ट्रिक थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या था, मतलब ये भी काफी बच्चों से सोल्व नहीं हो रहा था, तो इसके बारे में बात करते हैं। एक तो काफी ब्लर सा है, कोई नहीं, फिर भी मैं समझाता हूँ। तो मेरे पास कोई सैंपल था, रैंडम सैंपल है, x से लेके 1 से लेके n तक, n साइज का सैंपल था। उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा था थीटा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर थीटा माइनस 1, x बिलोंगिंग फ्रॉम 0 से 1 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0, 0 एल्सवेयर। उसके बाद इसने बोला कि एच नोट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1 वर्सेज थीटा 1, थीटा ग्रेटर देन 1। ओके, अल्फा साइज का यूएमपीटी। ठीक है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालना है। बेसिकली हमें क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा क्रिटिकल रीजन होगा, और हमें एच नोट और एच वन दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, समेशन माइनस में समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n log 1 माइनस एक्स आई का स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर 2n कोमा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन दे रखा था, टेस्ट स्टैटिस्टिक यही था सेम, दिस वन इज लेस देन काई स्क्वायर n कोमा 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे था 2n कोमा अल्फा, यहाँ पे था n कोमा अल्फा। तो थिंग इज, हमें देखो अब पूरा सोल्व करने के लिए इसमें मैं सबसे पहले वही बताता हूँ तुक्का कैसे मारेंगे। ठीक है, तुक्का मारना नहीं मतलब, हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी, थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने पीछे वाले में एक चीज पढ़ी कि उसको हमने किस फॉर्म में सोल्व किया। हमने उसको सोल्व किया बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कहती थी, टू टेल टेस्ट था, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने कैसे सोल्व किया, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास थीटा ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स राइट टेल टेस्ट। ठीक है, एक टेल टेस्ट होगा। उसके बाद तुम इसको नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है, काई स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को देख के समझना, सबसे पहली बात वही होती है। क्वेश्चन को देख के तुम क्या समझ पाते हो उसके ऊपर बात चल रही है। इसने बोला कि हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है काई स्क्वायर। ठीक है, अब काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ हमें नहीं पता, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कुछ होगा, हमें सोल्व करना ही नहीं। अगर कुछ नहीं करना तो उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम रिजेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। लाइक थिंग इज, हम कर क्या सकते हैं उसके बहुत तरीके होते हैं, क्या करना चाहिए वो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक मैं घर से निकल रहा हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को बोलेगी कि तू बाहर जाके कुछ भी कर, उससे मेरे को मैटर नहीं होता। लेकिन अगर मम्मी बताएंगी कि तू बाहर जाके किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा, ठीक है, तो वो पॉइंट हो गया कि हाँ क्या नहीं करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है।
क्या करना चाहिए उसके लिए तो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि हमें क्या नहीं करना, और वी कैन से इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को चेक नहीं करना, ठीक है? तो बेसिकली हम 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करेंगे कि उनके ऊपर सोल्व ही नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे कोई कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन था, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई हैव सम नॉलेज कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस थी वो थी सिंपल वर्सेस कंपोजिट, और कंपोजिट थी वो वन टेल्ड थी, वी कैन से राइट टेल्ड थी, ठीक है? इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद बोला इसने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर तुम्हें काई स्क्वायर टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, देखो थिंग इज टेस्टिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उसमें हम जो एलआर टेस्ट था उसका यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है? हम बोलने के लिए एलआर टेस्ट का है, लेकिन एलआर टेस्ट का पिछला भी था जिसमें हमें एलआर टेस्ट का कोई यूज किया ही नहीं, लाइक L1 डिवाइडेड बाय L नोट ग्रेटर देन के, उसका हमने कोई रूल यूज किया ही नहीं, ठीक है? उसको यूज किए बिना सोल्व किया। इसको भी हम इसी फॉर्म में सोल्व करेंगे, कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब आपस में स्टेट्स बहुत इंटरलिंक्ड है। ओके, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसने बोला कि मेरे पास काई स्क्वायर होगा और वन टेल्ड था। तो वन टेल्ड काई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर बात करते हैं। ये वाला ग्राफ देखेंगे सभी कि अगर मेरे पास काई डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था n, ठीक है? तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया प्रोबेबिलिटी का। तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू थी काई स्क्वायर n कोमा एल्फा, इसका मतलब होता था कि इसके राइट वाली प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा अगर वन टेल टेस्ट है तो, ठीक है? यहाँ पे था राइट टेल टेस्ट, इसका मतलब वन टेल दैट इज राइट टेल, तो यहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा। ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने कुछ किए बिना भी हम समझ रहे थे कि हाँ कुछ ऐसा होगा। अब टेस्टिंग के अंदर हमने एक चीज पढ़ रखी है कि प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंगिंग टू दिस रीजन, मतलब काई स्क्वायर n कोमा अल्फा, इससे बड़ी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा, ठीक है? रिजेक्शन रीजन मतलब वही होता है ना कि रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा होती है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी सम टेस्ट स्टैटिस्टिक काई ग्रेटर देन काई स्क्वायर n कोमा अल्फा, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी अल्फा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वन टेल टेस्ट के लिए, ठीक है? उसके बाद अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूं, अगर ये वाला पार्ट अल्फा है तो इसके लेफ्ट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन माइनस अल्फा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर n कोमा अल्फा इक्वल टू वन माइनस अल्फा। तो थिंग इज मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा अगर वो लेस देन काई स्क्वायर n कोमा अल्फा होगा, उस केस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी है वन माइनस अल्फा। तो अगर यहाँ वाले अल्फा को मैं वन माइनस अल्फा से प्लेस करता हूँ, दैट मीन्स काई स्क्वायर n कोमा वन माइनस अल्फा, दैट मीन्स राइट साइड में मेरे पास सोल्यूशन आएगा अल्फा। अब थिंग इज सोल्यूशन के ऊपर आते हैं या ऑप्शन के ऊपर आते हैं। ऑप्शन में हर वैल्यू में था लेस देन लेस देन लेस देन। तो अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को भूल जाते हैं, वो हम बाद में सोल्व करेंगे, हम ऑप्शन नेग्लेक्ट करेंगे। तो अगर मेरे पास वन माइनस अल्फा है, लाइक यहाँ पे वन माइनस अल्फा है, यहाँ पे भी वन माइनस अल्फा है, इनके केस में मेरे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी राइट साइड में अल्फा, ठीक है? और सी और डी के रेस्पेक्ट में बनेगी वन माइनस अल्फा। तो सी और डी हमारे सोल्यूशन नहीं हो सकते। सबसे पहली बात इसमें ये समझने की थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिखा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ वैसे रहेगी। ऑप्शन सी और डी में कुछ ऐसे लिख रखा था, टी लेस देन दिस थिंग विच इज नॉट इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा वन माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा गिवन था, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब सी और डी तो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है? क्वेश्चन को बिना सोल्व किए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेसिक आइडियो मतलब बेसिक आइडियोलॉजी लगाने के ऊपर हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो इसके लिए नहीं होंगे। तो अगर किसी को तुक्का मारना है तो उसके लिए तुक्का मारेगा वो ए या फिर बी में से, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग यही थी, इसमें हमने यूज क्या किया, कैसे किया और हमने क्यों किया, ठीक है? यूएमपीसीआर वगैरह कुछ पूछ रखा था, इसमें एलआर टेस्ट भी लग जाएगा, लेकिन वो हम लगाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें पता है लार्ज सैंपल थ्योरी में कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ रखी हैं, उनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। उनको अप्लाई करने से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो रहा होता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो थिंग इज अल्फा वगैरह दे रखा है, हमें पता है क्या प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या कुछ है, हमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है? तो हम क्रिटिकल रीजन वगैरह टेस्ट स्टैटिस्टिक के ऊपर बात करते हैं। तो इसने बोला कि मेरे पास ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक था माइनस समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन log वन माइनस एक्स आई का स्क्वायर, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया। इसके ऊपर टेस्टिंग करनी है और जो क्रिटिकल वैल्यू है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, दैट थिंग इज काई स्क्वायर के कोमा पी। अब यहाँ पे के कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पी के बारे में हमें पता चल गया कि पी की वैल्यू होगी यहाँ पे वन माइनस अल्फा वाली, क्योंकि ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। तो पी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, लेकिन के की वैल्यू नहीं पता। सो बेसिकली हमें क्या करना है, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ठीक है? अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थिंग इज यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ है समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन log वन माइनस एक्स आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स आई था, बेसिकली हम एक्स आई से एक और रैंडम वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। दैट थिंग इज अगर समेशन को बाहर लेके आता हूँ, थोड़ा भूल जाता हूँ,
log 1 माइनस एक्स आई का स्क्वायर, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया कि एक और वेरिएबल डिफाइन किया पहले वाले वेरिएबल से। तो इस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते थे? अगर तुमने मेरे से रैंडम वेरिएबल पढ़ा होगा, जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं उनमें, तो मैंने इसके बारे में बता रखा है कि हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो मैंने बोल रखा है लेट टी आई इक्वल टू माइनस समेशन लोग 1 माइनस एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैंने समेशन वाले पार्ट को बाहर लेके आ गया कि इसको बाद में देखेंगे। नॉर्मल बात करते हैं जो हमारे पास समेशन के अलावा जो चीज बच गई, क्योंकि एक वेरिएबल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, समेशन वाले पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो y विल बी -2 log 1 माइनस एक्स आई, ठीक है। और वी कैन से x, y की रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि x की रेंज थी हमारे पास 0 से 1, ठीक है। x की रेंज थी 0 से 1, तो y की रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। इसमें पुट करके देख लेंगे। ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे? हम करते थे dy बाई डी एक्स। ओके, तो मैंने इसको सोल्व किया, dy बाई डी एक्स दैट कमिंग आउट टू बी -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इन 2 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बाई 1 माइनस एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y कितना होता था? f ऑफ y इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई, उसका मोड, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्म लेनी होती है, इनटू एफ एक्स, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 थीटा 1 माइनस थीटा रेज टू द पावर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स वाला फैक्टर एक बार कैंसिल हो गया, तो कुछ ये बन गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है? जब हम y का डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे होते हैं, नोट करेंगे, जब हम y का डिस्ट्रीब्यूशन रख रहे होते हैं तो उसका जो फाइनल सॉल्यूशन आता है वहां पे x की टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वहां पे हम x की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x को कैसे डिफाइन किया था? हमने y को डिफाइन किया था y इक्वल टू -2 log 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, दैट थिंग इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो इस वैल्यू में x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया थीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर वाई थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा है, कुछ गलत सा दिख रहा है क्योंकि पीडीएफ सही से नहीं बनी है। तो ये हो गया थीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर माइनस वाई थीटा बाई 2, ठीक है। थिंग इज, इसको देख के पता चल रहा होगा कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रखा है इसने, जो क्वेश्चन में देखे हैं, क्वेश्चन में मतलब सब कुछ वो सोल्व करके देता है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, सब कुछ गिवन होता है, उसका यूज करना होता है। इसने क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करवा रहा है ये, तो हमने इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन लगाया। समेशन को बाहर निकाल देते हैं। इस वाले फैक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी देखा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सपोनेंशियल। तो थिंग इज, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल गामा काई इनको कब फॉलो करेगा। हमें एक्सपोनेंशियल से काई में लेके आना है। तो इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 2-3 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास एक्स फॉलो कर रहा होता था गामा ए कोमा लैम्डा, वहां पे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूँ, इन दैट केस मेरे पास एक्स फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर ए, ठीक है। अगर हम 2 पैरामीटर वाला गामा लिखते हैं और उसमें लैम्डा की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का बनेगा वो एक्जेक्टली सेम बनेगा एक्सपोनेंशियल के जैसा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो उसके केस में मेरे पास वो फॉलो करता है गामा 1/2 कोमा n/2 को, ठीक है। क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास काई स्क्वायर n होता है, वो हमें फॉलो करता है गामा 1/2 कोमा n/2 को। तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू को 2 लेता हूं तो बन जाएगा गामा 1/2 कोमा 1 को, ठीक है। दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ये वाला फैक्टर लेके आएंगे। अगर x मेरे पास गामा ए कोमा लैम्डा था, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती है अगर n की वैल्यू 2 होती है, तो दिस विल फॉलो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसा होता है। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल वाले के ऊपर बात करते हैं, तो y हमारे पास एक्सपोनेंशियल था थीटा बाई 2। दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? अगर हमें एक्सपोनेंशियल से गामा में लेके आएंगे, उसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 का मतलब n की वैल्यू 2। दैट मीन्स जो हमारे पास y था दैट इक्वल टू -2 log 1 माइनस एक्स आई, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2, ठीक है। आई कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया होगा कि 2 कैसे आया, क्योंकि लैम्डा वगैरह को रिप्लेस करेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। उसके बाद हमने पूछा था समेशन वाई आई, ठीक है। अब काई स्क्वायर्स का अगर हम समेशन करते हैं तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम सम हो जाता है। सो 2 + 2 + सो ऑन कितने टाइम्स? n टाइम्स, दैट मीन्स 2n। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2n। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर आते हैं, ऑप्शन के ऊपर, सॉरी। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था? यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू 2n वाला, यहाँ पे है लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? ए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं था। अगर कुछ भी नहीं करते हो, तुक्का ही मारना चाहते हो, ठीक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ तुक्का ही मारने का। अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे उस केस में, अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो तुक्के मारने के लिए तुम सीधा तुक्का मत मारो कि ABCD में से अक्कड़ बक्कड़ करके तुक्का मार दिया सी पे, नहीं।
ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, वहां पे मतलब आधा वो सोल्व करके देता है कि मैं तेरे को सोल्व करके बता रहा हूँ, आगे तू कर। ठीक है, तो जितना वो करके बता रहा है एटलीस्ट उसका तो यूज कर ही सकते हैं। तो उसने सब कुछ दे रखा था, तो वहां से अगर मैं तुक्का मारना चाह रहा था तो ए और बी में से तुक्का मारता, थोड़ा सा सोल्व करना आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन पता था तो मैंने सोल्व कर लिया, एन की वैल्यू फाइंड आउट की, तो मेरे पास फाइनली यहाँ पे आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन नंबर 30 था, आई गेस समझ में आया होगा। अब करते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन जो था 2019 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, तो वो भी ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसे थी कि मेरे पास नॉर्मल पॉपुलेशन था थीटा कोमा 1। ओके, अब वाई आई दे रखा था, दिस विल फॉलो एक्सपोनेंशियल, सॉरी दिस विल मतलब ट्रांसफॉर्म कर रखा वाई आई को कि वाई आई इक्वल टू ई की पावर एक्स आई। ठीक है, उसके बाद था थीटा इक्वल टू 1 वर्सेस थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। एल आर टेस्ट फाइंड आउट करना था ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, मतलब चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी फॉर्म का एल आर टेस्ट हमारे पास होगा। ठीक है, तो अब चार ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, इसको भी सोल्व करने का वही तरीका जो पिछले दो क्वेश्चन में बता के आए हो कि तुम्हें एल आर टेस्ट का कोई यूज करना ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि समेशन वाई आई लेस देन सम सी आई और समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n वाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, सम सी टू हो गया यहाँ पे, और उसके बाद बोला ये वाला फैक्टर बिलोंगिंग फ्रॉम C1 टू C2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि माइनस समेशन लोग दिस वन बिलोंगिंग टू C1 C2। फोर्थ में इसका ही इस फॉर्म में लिख रहा है। ठीक है, तो अब थिंग इज तुम किसके ऊपर क्या सोल्व कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा वहां पे हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक जो था वो सिर्फ एक था। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो है, एक है समेशन एक्स आई, एक है समेशन लोग वाई आई। समेशन वाई आई एक है, समेशन लोग वाई आई। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो अगर मैं समेशन वाई आई की बात करता हूँ तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा लिख रखा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करके लिख रखा है, तो बड़ा सा सॉल्यूशन होगा अगर तुम सोल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, मतलब मेरा इन दो तीन क्वेश्चन में वही टारगेट था, अगर तुम सोल्व नहीं कर पा रहे, कुछ करना ही नहीं चाहते, मतलब होता है ना किसी किसी क्वेश्चन में कि यार ये तो मैं करूंगा ही नहीं, तो उसके लिए बता रहा हूँ हर ऑप्शन में मैं ऑप्शन रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कितना है कि मेरे को पता है कि अगर मैं वाई आई के ऊपर बात करूंगा तो मेरे को सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं वाई आई के ऊपर बात नहीं करता हूँ, पहले दूसरे स्टेटिस्टिक के ऊपर काम करता हूँ कि क्या पता वही सॉल्यूशन हो। ठीक है, दूसरा स्टेटिस्टिक हमारे पास क्या था, log वाई आई। तो अगर मैं वाई आई का log ले लेता हूं तो वो बनेगा बेसिकली log ऑफ e रेज टू द पावर एक्स आई, दैट थिंग विल बी इक्वल टू एक्स आई। सो log लेते ही मेरे पास स्टैटिस्टिक बन गया एक्स आई, दैट मीन्स इसको मैं रिप्लेस करता हूं log वाई आई को एक्स आई से, दैट मीन्स समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n एक्स आई। ठीक है, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास टेस्ट किसका करना है, पैरामीटर क्या है थीटा। ठीक है, उसके बाद ये पैरामीटर थीटा हो गया, तो इसकी टेस्टिंग के ऊपर हम देखो, टेस्टिंग के लिए हम इसके लिए एस्टिमेटर क्या लेंगे एक्स बार। तो मेरे पास ये क्या दे रखा है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n log वाई आई, दैट मीन समेशन एक्स। ठीक है, समेशन एक्स का मतलब अगर मैं इसको n से डिवाइड कर देता हूं तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा C1 बाय n, ये वाला बन जाएगा C2 बाय n, सो एक्स बार। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है समेशन एक्स बार, मतलब समेशन एक्स दे रखा है, अगर मैं उसको n से डिवाइड कर देता हूं तो एक्स बार बन जाता है। मतलब पेन पेपर को लिए बिना सोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो देखो काफी बार हो जाती हैं चीजें। तो इसको मैंने एक्स बार लिखा, इसको C1 की जगह पे C1 डैश, इसको C2 डैश हो गया, डिवाइड बाय n करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्राइटेरिया हमारे पास एक्स बार का है। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सिंपल थी, एच नोट थी वो थी थीटा इक्वल टू 1, और H1 थी थीटा नोट इक्वल टू 1, दैट मीन्स टू टेल टेस्ट। तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे वापस, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किया था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे भी टू टेल्ड था। ठीक है, इस वाले टेस्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की क्रिटिकल वैल्यू देखते थे, इफ क्रिटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन जेड अल्फा बाय 2, इन दैट केस अल्फा बाय 2 प्रोबेबिलिटी, और लेस देन के लिए भी अल्फा बाय 2 प्रोबेबिलिटी। अब वापस उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हमारे पास टू टेल टेस्ट होता था, कि अगर जो टेस्टिंग क्राइटेरिया था, ठीक है, मतलब जो एस्टिमेटर था या फिर स्टैटिस्टिक था, उसके ऊपर बात कर रहे थे, अगर वो जेड अल्फा बाय 2 से बड़ा होगा तो हम रिजेक्ट कर रहे थे, या फिर माइनस जेड अल्फा बाय 2 से छोटा होगा तो हम रिजेक्ट कर रहे थे। अभी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, यहाँ पे भी बनाया होगा ना मैंने, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अगर इसका ग्राफ हम देखते थे तो हमें पता है कि यहाँ वाले रीजन में रिजेक्ट होगा या फिर यहाँ वाले में रिजेक्ट होगा, बीच वाले में रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो सी ऑप्शन था वो बोल रहा है कि C1 और C2 के बीच में लाई करेगा, उस केस में हम इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा फेल कर रहे हैं कि बीच वाले रीजन में तो एक्सेप्ट होगा, इनके साइड वाले रीजन पे रिजेक्ट होगा, या तो इससे बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन गलत हो गया, तो हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे।
डी ऑप्शन को देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, एक्स बार लेस देन सी वन, दैट मीन्स एक्स बार लेस देन सी वन एंड एक्स बार ग्रेटर देन सी वन, सी टू सॉरी, मतलब ये वाला रीजन, दैट मीन्स डी ऑप्शन सही है। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इस वाले क्रिटिकल रीजन को अगर हम देखते हैं तो C1 अगर C1 इसको नाम दे देते हैं, C2 इसको नाम दे देते हैं, तो इससे ग्रेटर वैल्यू सारी रिजेक्ट होंगी, इससे लेस देन वैल्यू रिजेक्ट होंगी, तो बेसिकली ये क्रिटिकल रीजन बन गया, सो इसका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कुछ करके लिख रखा है, इसको भी समझ लेंगे एक बार। तो हमने इसका लॉग लिया तो ये नॉर्मल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए जेड वैल्यू क्या होती थी, अगर टू टेल टेस्ट होता था तो उसके लिए होती थी प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई टू। इसको स्टैंडर्ड बनाया तो जेड एक्स आई माइनस थीटा, इसका मोड ग्रेटर देन सम सी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा वगैरह सब कुछ गिवन था। ठीक है, इस मोड को हमने ब्रेक किया तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी एक्स आई माइनस थीटा ग्रेटर देन सम सी और एक्स आई माइनस थीटा लेस देन सम माइनस सी, इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा। अब एक्स आई को रिप्लेस कर दिया किससे, लोग वाई आई से, इसको हमने सोल्व किया तो समेशन वगैरह लगाया तो सब सोल्व होके डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2019 का क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसको हमें सोल्व करने की नीड ही नहीं थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। तो उससे हमारे पास बेसिक फॉर्मूला लगाया, बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट लगाया, कुछ सोल्व ही नहीं करना और हो गया। तो ये हमारे पास इस वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर किए, आई गेस समझ में आया होगा। तो इन 3 वीडियो मतलब इन 3 क्वेश्चन में एक प्राइम टारगेट जो मेरा था वो था कि अगर तुम सोल्व नहीं करना चाह रहे तो तुम क्या करोगे। ठीक है, काफी बार होता है ना कि मुझे ये क्वेश्चन करना ही नहीं, काफी बच्चे होते हैं एलआर टेस्ट वाला मैं करूंगा ही नहीं। तो भाई देखो, एलआर टेस्ट के 2-3 क्वेश्चन थे इसमें जिनमें हमने एलआर टेस्ट का यूज ही नहीं किया, उनके बिना सोल्व हो गए। और अगर तुम डायरेक्ट सोल्व करना भी नहीं चाह रहे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाते हो तो ऑप्शन रिजेक्ट भी कर सकते हो, तुक्के मारने का चांस बढ़ेगा उससे। ठीक है, तो आई गेस ये वाले तीनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए होंगे, जिसमें हमें टेस्टिंग का काम किया। तो लार्ज सैंपल थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्राइटेरिया तुम्हें पता होना चाहिए, तो टेस्टिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था। तो इसी वीडियो के साथ हमने पास्ट ईयर के दोनों पेपर डिस्कस कर लिए, 2019 का भी 2020 का भी। आई गेस तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा तो चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए। अभी तक तो मैंने नहीं बोला था, लेकिन हाँ अभी मतलब काफ़ी वीडियो कवर करवा दिया। अभी 2020 में जो बच्चे पेपर 21 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो जो मेरे टच में रहे या फिर जिन्होंने वीडियो से कवर किया होगा, आई गेस हेल्पफुल रहा होगा। और अगर हेल्पफुल रहा तो थोड़ा बहुत शेयर कर दो जूनियर वगैरह में, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, सिलेबस उनको पता लग जाएगा कि सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, इन वीडियोज में वो नहीं था कि ये पढ़ के जाओगे तो सिलेबस हो जाएगा या फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इनमें बस वही था कि इसको पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है। ठीक है, मतलब रफली एक आइडिया था कि हाँ सिलेबस में से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये था। तो आई गेस समझ में थोड़ा बहुत आया भी होगा और हेल्पफुल भी रहे होंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, गुड लक, थैंक यू।